न्यू चैप्टर, आपके बुक का चैप्टर नंबर है ये, दैट इज 6, डेथ ऑफ पार्टनर। हम क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग। हमने एडमिशन किया, वहां पे अकाउंटिंग किया, और एडमिशन के टाइम पे अकाउंटिंग क्या किया हमने कि जब न्यू पार्टनर आया तो उसको क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से बिजनेस के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए, चाहे रेशो में चेंज आया हो, चाहे गुडविल के फॉर्म में चेंज आया हो, तो ये सारी चीजें मैंने कैलकुलेशन करना हमने सीखा, इसी को अकाउंटिंग का नाम दिया। फिर ऐसे ही रिटायरमेंट वाला पार्ट आया। रिटायरमेंट में जब एक पार्टनर छोड़ के जा रहा था तो ऐसे सिचुएशन में उसको हमें किस तरीके से पेमेंट करना है, क्या मेथड होगा, और पेमेंट करने के बाद बाकी दो पार्टनर जो बच जाते थे, तीन में से अगर एक चला गया तो उन दोनों पार्टनर कैसे अपना बिजनेस चलाएंगे वो देखा। अब है हमारा डेथ ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ में ना थोड़ा फर्क है। फर्क यह है कि रिटायरमेंट में ना हम पार्टनर को समझा सकते हैं कि भाई तुम फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही जाओ, उससे ना हमारा अकाउंटेंट परेशान नहीं होगा, क्योंकि एक बार बैलेंस शीट वो बनाएगा और बैलेंस शीट बनाने के बाद आपका प्रॉफिट एक्यूरेट निकल जाएगा। लेकिन डेथ के केस में हम नहीं समझा सकते कि आपको एक फाइनेंशियल ईयर के बाद आप मर जाना, ऐसे तो नहीं कह सकते। वो क्या होता है कभी भी ये हैपनिंग हो सकता है। तो प्रॉब्लम यहां पे आती है कि रिटायरमेंट के केस में अगर एक्स, वाई और जेड है, और जेड अगर रिटायर हो रहा है, तो रिटायरमेंट के केस पे हम क्या कहते हैं कि भाई अब जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि तुम्हें तो प्रॉफिट भी चाहिए, अपना P&L भी बनाएंगे, अपना ट्रेडिंग भी बनाएंगे, तो तुम एक काम करो ना, 31 मार्च के बाद चले जाना, ताकि हमारा अकाउंटिंग जो P&L बैलेंस शीट बनाएगा उसके हिसाब से तुम्हें सारी चीजें दे दी जाएगी। लेकिन कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं, बोलते नहीं भाई लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो गया कि मैं अब एक दिन भी नहीं रह सकता, मेरा हिसाब करो, तब उसे बीच में अकाउंटेंट को मेहनत करके देना ही पड़ता है। लेकिन डेथ के केस में क्या होता है? डेथ के केस में अगर मान लेते हैं कि जेड का डेथ होता है, और डेथ होने के बाद इसके जो फैमिली मेंबर वाले हैं, मान लेते हैं कि मिसेस जेड, इसके फैमिली मेंबर वाले इससे बोलते हैं कि भैया हमें प्रॉफिट दे दो, अब हमारा पर्सन ही नहीं रहा तो हमें अब मतलब नहीं है तुम्हारे फर्म से, अब आप मुझे प्रॉफिट हमारा हिस्से का दे दो। तो मजबूरन इसको प्रॉफिट निकालना पड़ता है। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर, तो कभी भी डेथ हो सकता है। अगर साल के स्टार्टिंग में हुआ और साल के एंड में हुआ तो अकाउंटेंट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जैसे पहले था, स्टार्टिंग में हुआ चला गया भैया, उसका कोई लेना देना नहीं, एंड में अकाउंटेंट को बीच में मेहनत करनी पड़ती है। मान लेते हैं साल के मंथ के बीच में हो गया, ईयर एंड के बीच में, मान लेते हैं कि सितंबर में उसकी डेथ हो गई, मान लेते हैं अक्टूबर में डेथ हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में इसके फैमिली वाले को तो हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन इसको प्रॉफिट जो कमाया होगा, मान लेते हैं सितंबर, तो भाई अप्रैल से लेके सितंबर तक उसने तो प्रॉफिट कमाया ही होगा ना, काम तो किया ही है, तो सितंबर तक के प्रॉफिट का हिस्सा भी उसके परिवार वालों को देना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों पार्टनर कहते हैं कि भाई फाइनेंशियल ईयर तो प्रिपेयर हम 31 मार्च को ही करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अभी हम बना दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं कि इस पार्टनर ने, जो हमारा पार्टनर डेथ हुआ, उसने सेल्स किया है, हो सकता है पॉसिबल इसने सेल किया है, और सेल करने के बाद हमें एंड में पता चलेगा कि वो पैसे रिकवरी में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। हम तो ये मान सकते हैं कि उसने सेल किया तो इस पे उसका हकदार है, मान लेते हैं 10% मैंने बोला सेल पे प्रॉफिट मिलेगा जो पार्टनर बेचेगा, इसने सेल कर रखा है, तो लेकिन जब वो पैसे हमारे पास आएंगे तभी तो मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। पता चला आपने ऐसे लोगों को सेल कर दिया जहां बेड डेट्स हो गया, तो मैं कमीशन कहां से दूंगा? तो ऐसे सिचुएशन में ये दोनों मिलके, ओल्ड पार्टनर जो थे, वो मतलब रिमेनिंग पार्टनर जो था, ये दोनों डिसाइड करता है यार इसके परिवार वालों को सब कुछ दे दो, लेकिन आप दो अजम्पशन बेसिस पे। अजम्पशन बेसिस का मतलब एक टेंटेटिव बेसिस पे इसका प्रॉफिट निकाल लो, क्योंकि लड़ाई इसके कैपिटल देने में नहीं है, कैपिटल तो पहले 1 अप्रैल को ही पता चल गया था क्या था, दे देंगे। गुडविल देने में नहीं है, गुडविल हम करंट ईयर का कभी भी निकालते, वो पिछले साल का होता है। रिजर्व देने में नहीं है, रिजर्व तो भाई पिछले साल का ही होगा, इस साल का तो 31 मार्च के बाद बनेगा, तो उसमें भी लड़ाई नहीं है। बस मेन प्रॉब्लम आ जाती है उसके हिस्से का प्रॉफिट कैलकुलेट करके देने में, और वो प्रॉफिट एक्चुअल नहीं होगा, क्योंकि हम कभी P&L ट्रेडिंग बनाएंगे ही नहीं एक पार्टनर की वजह से। वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा एक अजम्पशन लेके, एक अंदाजा वाला प्रॉफिट होगा कि यार एक काम करते हैं ना, सिंपल सी बात है, हम ऐसा करते हैं सेम ईयर साल पिछला साल ले लेते हैं, यहां भी अप्रैल से लेके
और अक्टूबर तक जितना प्रॉफिट था मान लेते हैं यहाँ का भी वही प्रॉफिट रहेगा, अगर इतना ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है उसी के बेस पे इसका प्रॉफिट दे दो। एक तो ये तरीका हो गया कि पिछले साल। दूसरा, सेल के ऊपर निकाल लो। सेल के ऊपर मोटा मोटा जब भी कोई पर्सन सेल करता है ना तो हमेशा प्रॉफिट मार्जिन उनको पता होता है कि कितने % का होगा। तो अगर सेल करा हुआ है, दूसरा यार यहां से यहां तक का सेल निकाल लो ना, अगर 10 लाख का सेल है तो 10% प्रॉफिट निकाल के दे दो। दूसरा तरीका ये हम मान सकते हैं। तीसरा हम ये मान सकते हैं यार ये पिछले वाले का, हम पिछले 3-4 साल का एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं और मान लेते हैं वही इस साल का प्रॉफिट होगा, उसके हिसाब से काट पीट के कैलकुलेशन करके हम डेज वाइज मंथ वाइज जैसे भी निकल रहा है उसको हम दे देंगे। तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज है, गुडविल जैसे रिटायरमेंट में करा था एग्जैक्ट सेम, सब कुछ जैसे रिटायरमेंट में करा था, इसके अंदर मेन एक ही चीज सीखने को मिलती है हमें कि भाई जो पार्टनर गया उसका प्रॉफिट निकालना। तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर आप अगर कुछ नई सीखने वाले हो तो एक ही पॉइंट सीखने वाले हो कि जो पार्टनर जा रहा है उसका प्रॉफिट एक कैसे हम मान करके अजम्पशन बेसिस पे अंदाजे से निकालेंगे, वो कैसे निकाला जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में स्पेशली इस चैप्टर में देखा जाए तो इसी के ऊपर क्वेश्चंस भी बनेंगे और इसी प्रॉफिट के हिसाब से आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%। तो हम जो डेथ ऑफ पार्टनर की बात करें, अगर इसके टॉपिक की हम बात करें कि क्या क्या टॉपिक है, तो बड़े सिंपल सिंपल से टॉपिक हैं। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहला पार्ट क्या हो सकता है जिसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, दैट इज प्रॉफिट निकालना। रेशियो निकालना तो हमने पहले ही सीख लिया रिटायरमेंट में। इसके अंदर सबसे मेन बिगेस्ट चैलेंज है आपके पास कैलकुलेट क्या करना, प्रॉफिट निकालना। उसके बाद हम क्या निकालेंगे यहां, उसके बाद गुडविल वगैरह बोलोगे तो कर देंगे, वैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे बिगेस्ट चैलेंज यहां पे आता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल बनाना, पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर्स कैपिटल के साथ एक और अकाउंट बनता है दैट इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल के साथ एक और अकाउंट बनाया जाता है एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर, तो एग्जीक्यूटर तो या तो हम बाद में देख लेंगे, पहले पार्टनर्स कैपिटल। एग्जीक्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक बैलेंस ट्रांसफर करके उसको दिखाना होता है। तो आज का एजेंडा क्या है, आज का एजेंडा है कि मैं आपको प्रॉफिट सिखा पाऊं और कितने तरीके से प्रॉफिट हो सकता है मैं वो बता पाऊं आपको, मेन पॉइंट से ही है। तो देखते हैं प्रॉफिट कैसे निकाला जा सकता है। कैलकुलेट प्रॉफिट। अब सर इसके अंदर मैं बात करूं तो जो कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट वो किसका करते हैं, जिस पार्टनर का डेथ हो गया उसको हम डिसीज पार्टनर भी बोल देते हैं, ठीक है ना, डेथ। और जिसको हम देते हैं पैसे, उसके परिवार वाले को देंगे पैसे, उसको हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं। यानी देखा जाए तो हम नॉर्मली बोलते हैं उसके नॉमिनी को दिया जाएगा, है ना, नॉमिनी बोलते हैं ना कि अगर कोई डेथ हो गया तो नॉमिनी। तो यहाँ नॉमिनी शब्द का इस्तेमाल ना करके उसको हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एग्जीक्यूटर को देंगे हम, ठीक है। अब प्रॉफिट 3 तरीके से हो सकते हैं। हालांकि कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि भैया जब पार्टनर डेथ होता है तो प्रॉफिट कितने तरीके से निकालोगे, तो 2 ही तरीके हैं। मैं भी वो 2 ही लिख देता हूं, मैं 3 तो अपने हिसाब से बना रहा था इसे। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर मतलब सेल के हिसाब से, दूसरा एक ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर और एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट या तो लास्ट ईयर प्रॉफिट कह लो या तो एवरेज प्रॉफिट कह लो। हाँ, अगर पार्टनर फाइनेंशियल ईयर के एंड में डेथ होता है तो वहां प्रॉफिट निकालने का कोई झंझट नहीं है। मान लो रिटायरमेंट और डेथ में 1% भी फर्क नहीं है, क्योंकि सारा कुछ कैलकुलेट करके फाइनेंशियल ईयर के एंड में दे देंगे। रिटायरमेंट और डेथ में फर्क तभी आता है जब कि वो ड्यूरिंग द ईयर उसका डेथ हो जाता है, तो उसमें भी क्या निकालना पड़ता है हमें, उसके हिस्से का प्रॉफिट, बस। क्योंकि रिटायरमेंट के प्रोसेस में भी एक पार्टनर जा रहा है और डेथ के प्रोसेस में भी एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, बात तो एक ही है हमारा।
अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, पहला पार्ट हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब सर होता है सेल्स। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स होता है। सेल्स के हिसाब से, यानी जितना भी उसने काम किया उसके हिसाब से। एक एग्जांपल से समझेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। मान लिया जाए ये रहा हमारा एक फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1/4/2024 और एंड होने जा रहा है 31/3/2025। एंड होने जा रहा है 31/3/2025। आइए तो हम बात करते हैं। सर एक पार्टनर, यहां पे 3 पार्टनर है, एक्स है, वाई है एंड जेड है। तीनों का रेशियो 1:1 मान लेते हैं, सिंपल सा रेशियो मानते हैं। इस पार्टनर का डेथ हो गया, मान लेते हैं आपका नवंबर 30 नवंबर को। किसका डेथ होता है? मान लेते हैं जेड का। ठीक है, किसका डेथ हो गया? जेड का। अब मैं आपको यहां से लेके यहां तक का और कुछ डिटेल देना चाहूंगा। यहां से यहां तक का, यानी ड्यूरिंग द ईयर डेट देखो 1/4/2024 से लेके 30 नवंबर 2024 तक का आपको मैंने सेल्स दे दिया। सपोज करो 9 लाख रुपए। सेल्स क्या दे दिया? 9 लाख रुपए। और हम सेल्स के ऊपर किस बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं? ट्रेंडिंग प्रॉफिट, यानी हर बार रखते हैं ना कि इतने का बेचेंगे तो इतने % का मुनाफा होगा, तो वो मैं आपको दे देता हूं। जो हमारा प्रॉफिट रेशियो है दैट इज हमारा है 10%। प्रॉफिट रेशियो कितना है? 10%। अब हमें कैलकुलेट करना है जेड का शेयर प्रॉफिट। जेड शेयर प्रॉफिट बताना है कि भैया जेड के हिस्से का प्रॉफिट क्या है। तो अभी जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक्चुअल नहीं है, ये सेल्स एक्चुअल है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो एक्चुअल नहीं होता। कभी किसी को हमें ज्यादा डिस्काउंट में भी देना पड़ जाता है, किसी को हमें महंगा भी बेचना पड़ता है। तो ये कभी भी जीपी रेशियो या परसेंटेज होता है। इसे, हाँ मैंने एक वर्ड भी यूज कर लिया, जीपी रेशियो। इसको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी कह देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो अब सर देखो, यहां पे कोई ऐसा सोचता है ना कि कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। बड़ा सिंपल सा बात है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये। कैलकुलेशन क्या है कि इसने यहां तक सेल किया, और इस सेल जो है मैं आपको दे रहा हूं, ये किसी का नहीं है, ये किसका है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का सेल है ये। तो जो 10% अगर इस पे मैं निकाल दूं, तो इस पे 10% जो आपका 90,000 रुपए निकल रहा है, वो 90,000 एक्स वाई जेड तीनों का ही होगा, है ना। एक का तो नहीं बोल सकते। अगर मैं बोलता स्पेशली कि ये सेल जेड का है, तब जेड का निकलता। तो अब सबसे पहले तो हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पहला स्टेप क्या करते हैं? कैलकुलेट प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट, या फिर मैं जेड का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले, टोटल प्रॉफिट। तो सर टोटल प्रॉफिट क्या होगा? 9 लाख, और 9 लाख के ऊपर 10%, यानी आपका 90,000 रुपए टोटल प्रॉफिट आ गया। समझ में आई बात आपको? बड़ा सिंपल सी चीज है, 90,000 प्रॉफिट आ गया। और आपसे मैं पूछता, अगर मैं ना भी करता ना ये, और मैं आपसे पूछता बताओ कितना प्रॉफिट, आप बता सकते थे सर 90,000 ही आए। अब 90,000 प्रॉफिट किसका है? एक्स का है, वाई का है, जेड का है, या तीनों का है? तीनों का ही भाई। अब इसके अंदर बड़ा आसान है, अगर 3 लोगों का हमें प्रॉफिट पता हो तो 1% का प्रॉफिट निकालना कितना आसान है। तो मैंने बोला कि जेड का हिस्सा निकालो, जेड का शेयर निकालो प्रॉफिट। तो सिंपल सी बात है, 90,000 इंटू में 1/3 उसका रेशियो है, तो ये आ गया हमारा 30,000। और ये जो प्रॉफिट निकाला है ये एक्चुअल नहीं है, ये एक अजम्पशन, एक माना हुआ प्रॉफिट है 30,000। लो हमने प्रॉफिट निकाल लिया। कौन सा सीख रहे हैं? मैंने बोला पहला टॉपिक है टर्नओवर। तो हम जो प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं सेल्स वगैरह को बेस मान के निकाल पा रहे हैं। समझ में आई बात आपको? अब इसका एक जर्नल एंट्री भी पूछेंगे। तो जर्नल एंट्री के अंदर जब कुछ चीजें आप करते हो ना, अकाउंट्स के अंदर कोई भी काम करो, और उसका आपको एक्चुअल पता नहीं चलता कि भैया ये है भी सही या नहीं है, तो अगर आप थोड़ा सा डाउट में होते हो तो उस चीज को आप सस्पेंस लिख देते हो।
वहां पे क्या लिख देते हो आप, सस्पेंस। के सर यार डाउट है मुझे कि यहाँ पे ये होगा भी या नहीं भी होगा, तो सस्पेंस होगा, तो यहाँ पे एक अकाउंट ओपन कर देंगे हम, दैट इज अ सस्पेंस। सस्पेंस इसलिए कि 100% श्योरिटी नहीं है, क्या पता हमारा 31 मार्च 2025 के बाद जब हम करें तो कुछ और ही पिक्चर आए, यहां से यहाँ का सेल्स जो दिख रहा है हमें वो सेल्स से कहीं ज्यादा भी हो सकता है और कम, और जीपी रेशियो कुछ और हो सकता है। तो इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे कि भैया ये प्रॉफिट जो है ये एक सस्पेंस वाला है। तो हमें देना किसको प्रॉफिट है, जेड को, तो भाई सिंपल सी बात है, जेड के अकाउंट में क्या कर दो आप, क्रेडिट कर दो। अब हम अभी एक्स से और वाई से प्रॉफिट छीनने वाले नहीं है क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट है ही नहीं, तो इसकी एंट्री मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और टू जेड कैपिटल, जेड के कैपिटल में डालेंगे जेड कैपिटल, और 30,000 रुपए जो है ये लिख दिया, 30,000 बीइंग प्रॉफिट ऑफ जेड। प्रॉफिट हमने कर दिया जेड। यहां पे एक सवाल भी आता है कि जब पार्टनर का डेथ हो जाए तो कौन सा अकाउंट आप ओपन करते हो, तो जवाब है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। मैक्सिमम बच्चे जवाब देते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट आता है। अकाउंट ओपन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने ये बॉक्स बना दिया ये अकाउंट बन गया, ये तो लेजर है। अकाउंट ओपन करने का मतलब होता है कि जैसे ही आप जर्नल एंट्री करते हो उसका अकाउंट ओपन हो जाता है। जर्नल एंट्री ही है एक जो अकाउंट ओपन करता है। अगर मैंने अकाउंट ये बनाया तो ये अकाउंट ओपन नहीं किया, ये तो मैंने भैया लेजर बनाया है। ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बार बार आप एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओगे तो सवाल आ जाता है कि कौन सा अकाउंट ओपन करते हो, तब तक दिमाग में क्या रहता है, एग्जीक्यूटर ही तो बना रहे थे अभी तक हम, तो आप आंसर में टिक कर देते हो एग्जीक्यूटर, और एमसीक्यू में एग्जीक्यूटर देगा 100% ताकि बच्चा एग्जीक्यूटर लिखे। लेकिन अकाउंट ओपन जो होता है वो होता है एक अकाउंट, दैट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, समझ में आई बात आपको। ये तो था, ये काम आसान, पता है कब क्यों लग रहा है आपको इतना, क्योंकि मैंने ये दे दिया आपको, क्या दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज। अगर मैं ये परसेंटेज नहीं देता तो फिर थोड़ा सा मुश्किल बन सकता था। ये समझ में आ रही है बात आपको, अगर मैं ये परसेंटेज ना दूं तो थोड़ा मुश्किल बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अगर परसेंटेज नहीं दूंगा तो फिर क्या मुश्किल हो सकता है। आइए मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल, इसी का दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, देखिए आप इधर ध्यान दो, इधर बाहर कौन आया वो तो चला भी जाएगा आ भी जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार चला गया तो नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या है, 3 पार्टनर मैंने लिए एक्स वाई जेड, और रेशो आपके हिसाब से ही ले लेता हूं, जो सबसे आसान रेशो है 1:1। अब यहां पे डेथ अब किसको, जेड को ही कर देते हैं फिर से। अब यहां देखिए, मान लेते हैं 1/4/2024 और फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31/3/2025। मैंने एक ये मान लिया हमारा फाइनेंशियल ईयर, और इससे पहले वाला साल कौन सा होगा, अगर मैं इससे पहले का साल यहां लिखूं 2/1/4, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं इस तरीके से 23 और 24, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे ये कौन सा साल है, पिछला साल है। तो मैं यहां का आपको 23-24 का आपको मैं दे देता हूं सेल्स। सपोज सेल्स जो था वो 10 लाख था, सेल्स कितने थे, और मैं आपको 2023 और 2024 का मैं आपको दे देता हूं प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट सपोज करो 1 लाख है। वो प्रॉफिट कितने का है, 1 लाख। हमें निकालना इस साल का डिटेल है, ये साल कौन सा है 24-25, लेकिन मैं आपको जानकारी जो दे रहा हूं वो जानकारी मैं दे रहा हूं इस साल का नहीं, ये आपको इंफॉर्मेशन जो मैंने दिया है वो दैट इज लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन है, लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन है। और मैंने क्या कहा, इस पार्टनर का डेथ हो जाता है, मान लेते हैं 31/7/2024 में, 31 जुलाई को इसका डेथ हो गया। और डेथ होने के बाद अब कुछ एक क्वेश्चन माइंड में ये भी आएगा कि सर अगले पॉइंट पे आएंगे, कई क्या पार्टनर अगर बीच में डेथ हो जाए तो क्या होगा, आपको सेल उतने टाइम का ही मिले, जैसे कि 15 जुलाई हो गया, 23 जुलाई हो गया, तो इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर आपको सेल उतने टाइम का मिलेगा। और मैं यहां से यहां तक का आपको सेल दे देता हूं, सेल्स दे दिया मैंने यहां से यहां तक का,
यहां से यहां तक का जो सेल्स दिया, दैट इज, मैं अगेन दे रहा हूं आपको 9 लाख रुपए। जो मैं सेल्स दे रहा हूं यहां से यहां 9 लाख या 3 लाख रुपए कर देते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक का सेल्स कितने हैं हमारे, 3 लाख रुपए। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 1/4/2024 से लेके 31/7/2024 तक का इज 3 लाख रुपीस। अब आपको निकालना है प्रॉफिट। अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। अब पिछले बार तो आसान हो गया था सवाल, क्योंकि परसेंटेज था, आपने फटाफट परसेंटेज निकाल लिया। अब आपको पिछले साल का ट्रेंड निकालना, उसको ट्रेंड बोलते हैं, जो परसेंटेज निकालते हो ना उसको ट्रेंड भी बोल देते हैं। तो पहले आपको परसेंटेज खुद निकालना पड़ेगा कि बिजनेस अपना किस बिहाफ पे कितने परसेंट प्रॉफिट कमाता है। तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए हमें लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब जी इतना आसान मैंने एग्जांपल लिखा है ना, आपको परसेंटेज पता भी चल रहा होगा, 10% पता चल रहा है। लेकिन कैसे निकालेंगे, हर बार तो ऐसा नहीं आएगा 10 लाख और 1 लाख, हर बार तो आपका अमाउंट कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए इसका कैसे निकला है, पहले ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट रखा, जैसे कि मेरे वाले एग्जाम्पल में ग्रॉस प्रॉफिट क्या है 1 लाख, और डिवाइड किससे किया हमने, 10 लाख से डिवाइड किया। तो इंटू 100 करोगे, तो इसको जब आप सब कैलकुलेट करोगे तो आपको रिजल्ट मिल गया। यानी आपका ट्रेंड जो है पिछले साल का जो डेटा है, आप ऐसा मत करना पिछले साल का, इस साल का सेल्स और पिछले साल का प्रॉफिट लेके परसेंटेज निकाल लो। सेल्स भी कौन सा होना चाहिए, पिछले साल का, प्रॉफिट भी कौन सा होना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखना है। तो एक प्रॉफिट का हमें रेशियो पता चल गया, तो अब आपके लिए काम आसान हो गया। काम आसान क्या हुआ सर, काम आसान ये हो गया कि हम यहां पे बड़े आराम से पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे। टोटल प्रॉफिट क्या आएगा सर, 3 लाख का सेल है, इनटू में 10 बाय, तो 30,000 रुपए आ गए। अब जेड का शेयर निकालो, जेड का शेयर क्या आएगा, 30,000 इंटू में रेशो क्या है उसका 1/3, यानी 10,000 आ गया। ये प्रॉफिट निकल गया। अब इसकी जर्नल एंट्री करवाएगा आपसे, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू जेड कैपिटल, जेड कैपिटल, और ये आ गया हमारा 10,000। समझ में आई बात, नरेशन लिख दोगे, जेड शेयर प्रॉफिट 10,000 रुपीज, ठीक है। हाँ, एस्टिमेटेड लिख दो, एस्टिमेटेड ना लिखो, बस जेड शेयर प्रॉफिट ही लिख दो तो ठीक है। समझ में आई बात आपको, दोनों में डिफरेंस पता चला। पिछले बार वाले में आपको रेशो दे देता था, इस बार में रेशो निकाला हमने और फिर हमने अप्लाई किया। यानी मैं मानता हूं पिछले वाले से एक स्टेप इसके अंदर ज्यादा था। और इस प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। नॉर्मली ये फॉर्मूला नहीं है, करना यही होता है। हम क्या करते हैं, जो अमाउंट हमें मिला है और डिवाइड बाय टोटल से डिवाइड करके, किसी का भी परसेंटेज टोटल से डिवाइड करके ही निकाला जाता है। चाहे आप अपने मार्क्स का निकाल लो, अगर आपके 100 में से अगर आपके मान लेते हैं 80 आए, तो 80 जो आए हैं 80 और डिवाइड 100 करके ही निकालोगे आप, सिंपल सी बात है। तो हमारा पहला मेथड कंप्लीट होता है। पहले मेथड में इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। या तो आपको सीधा सीधा सवाल दे दिया जाएगा, या फिर आपको पिछले साल का सेल प्रॉफिट दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको निकालना होगा। इसके बाद कल वाली क्लास में हम करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। आज वाली क्लास को थोड़ा शॉर्ट भी रखूंगा। तो ये वाला टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ, तो फटाफट से अब आपका काम क्या है, सिर्फ नोटिंग करना।